हेलो वन सो वेलकम बैक टू द कैनवस क्लासेस एंड चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारे क्रैश कोर्स का सेकंड टॉपिक दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर काफ़ी सारे बच्चों का वैसे ही फेवरेट होता है क्योंकि 11th क्लास में जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट तो मेजोरिटी को समझ नहीं आता। दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, समझ भी आता है, थोड़ा पहले भी पढ़ा होता है ना, तो सारे सारे उसमें शेयर बनते हैं। तो काफ़ी फेवरेट चैप्टर माना भी जाता है ये बच्चों का और ये काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर भी है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं एंड वी विल कवर ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सारी हम कोशिश करेंगे कि जितनी ज़्यादा डेरिवेशंस को कवर करें जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फॉर्मूलाज कहाँ अप्लाई होंगे, कैसे होंगे, और टॉपिक के साथ साथ उससे रिलेटेड एक आध दो क्वेश्चंस भी करते चलें ताकि आपको सिर्फ थ्योरी नहीं आए, थ्योरी के साथ उसका एप्लीकेशन पार्ट भी साथ के साथ ही हो जाए। लास्ट में करेंगे फिर हम डीपीपी डिस्कशन। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एंड इफ यू लाइकिंग द कैनवस क्लासेस लेक्चर्स तो भी कैनवस क्लासेस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना है एंड डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। ओके चलिए लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर पार्ट एंड हम अपने रेसलिंग ग्लव्स पहन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी लड़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, मैदान में उतरना है तो पूरे एकदम तैयारी के साथ। ओके तो बिफोर वी स्टार्ट आपको पता है ना हम क्या करते हैं जब भी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। मेक श्योर यू आर इन अ गुड मूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बैठे हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव माइंड है, परेशान नहीं हो, नेगेटिव नहीं सोच रहे, डिप्रेस नहीं हो, ठीक है, डिस्करेज नहीं हो, पॉजिटिविटी के साथ। एंड हमेशा अगर आप पढ़ाई से पहले मतलब कोशिश करें या रात को सोने से पहले 10 मिनट या 15 मिनट बिल्कुल रिलैक्स, राइट, मतलब एकदम बिल्कुल शांति से अगर आप बैठ सकें तो बहुत ही अमेजिंग चीज हो जाएगी। 15 मिनट का अगर आप टाइमर लगा के बैठ सकते हैं रात को सोने से पहले बिल्कुल स्टिल, तो दैट विल एक्चुअली स्टॉप टू सम एक्सटेंट, नॉट कंप्लीटली, आपके माइंड में जो थॉट्स, जो प्लानिंग, जो एंजाइटी, ये सारी चीज़ों को एकदम से झोल-माल चलता रहता है ना, फॉर अ मोमेंट यू गेट टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट कि यार ये चल क्या रहा है, दिमाग में कितना कुछ चला होता है मेरा। तो इफ समहाउ ऑल दैट गार्बेज हम थोड़ा उसको रिड्यूस कर पाएँ, थोड़ा-सा रिड्यूस कर पाएँगे तो हमारा फोकस, अटेंशन, हमारा कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी, ये सारी चीज़ें इंप्रूव होंगी। ठीक है, तो ओवरऑल आपकी वाइटैलिटी जो है इंप्रूव होगी। तो बस 15 मिनट आपको अलार्म लगा के बिल्कुल स्टिल बैठना है। मतलब ये नहीं कि यहाँ खुजली हो रही है, यहाँ पर ये हो रहा है, राइट, नहीं। 15 मिनट मतलब 15 मिनट, तो आपको रियलाइज होगा कि 15 मिनट कितने होते हैं, जबकि एग्जाम में लगता है कि यार 15 मिनट तो ऐसे ही निकल गए। ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ इज द इनर पीस। तो कृपया कुछ भी दुनिया में हो आसपास आपके, बहुत सारी नेगेटिविटी चल रही होती है, चल भी नहीं रही होती एक्चुअली, आसपास हमारे दिमाग में चल रही होती है। जिंदगी में ऐसा कुछ भी हाहाकार नहीं मचा होता है। हम एक थॉट को पकड़ लेते हैं, नेगेटिव थॉट को, अरे यार ये नहीं हुआ ना, अच्छा फिर वो भी नहीं होगा, फिर तो वो नहीं होगा, फिर मेरी शादी नहीं होगी, फिर मेरे बच्चे नहीं होंगे। ठीक है, तो ऑलवेज ट्राई टू सी दिस ट्रेंड कि हाँ यार, एक छोटी सी नेगेटिव चीज को हम लेके उसको खींच इतना देते हैं ना, तिल का ताड़ बना देते हैं। तो जब तक आपके आसपास चीजें सही हैं तो अपने दिमाग को समझाओ, बेटा फालतू में दिमाग खराब मत करो। ठीक है, लेट मी फोकस, लेट मी बी हैप्पी, राइट। तो इनर पीस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप पढ़ें तो आप उसको एंजॉय करें और इस स्ट्रेस के साथ ना पढ़ें कि मेरे को स्कोर करना है, मेरे को नंबर लाने हैं। इस मूड से पढ़ें कि यार अपने को समझना है कुछ एकदम मजेदार चीज क्या है ये, आइए चले इसको समझते हैं। ठीक है, तो दैट शुड बी योर अप्रोच। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली इंटरेस्ट आएगा केमिस्ट्री में। चलिए तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जो डिस्कवरी थी, जो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, सीआरटी एक्सपेरिमेंट, दैट वाज वेरी क्रूशियल। ठीक है, सीआरटी एक्सपेरिमेंट में ही आपके जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी क्या कैसे हुई थी? ये जो आपके पास कैथोड रे ट्यूब होती है, इट्स अ ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब में क्या वैक्यूम पंप लगाया होता है? ठीक है, वैक्यूम पंप क्या करता है, उसमें से एयर निकाल के, मतलब जो भी गैस उसके अंदर है उसमें पार्शियल वैक्यूम क्रिएट कर देता है ताकि ट्यूब के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काफी कम होने चाहिए। और दोनों एंड के ऊपर आपके दो मेटल इलेक्ट्रोड्स होंगे। ये आपने बैटरी से कनेक्ट किया होगा। ठीक है, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, फाइन। तो जब भी बहुत हाई वोल्टेज बहुत हाई वोल्टेज अब यहां पर आप लगाएंगे
तो देखा जाता है, देखो दो चीजें चाहिए होती हैं, वोल्टेज बहुत हाई चाहिए होती है, अंदर का प्रेशर बहुत कम चाहिए होता है। ठीक है, तो क्या रिक्वायरमेंट है? हाई वोल्टेज एंड वेरी लो प्रेशर। ओके, तो जो भी गैस आपने अंदर रखी है, आप अंदर मीथेन रखिए, ऑक्सीजन रखिए, कुछ भी रखिए, जो भी गैस आप यहाँ पे रख रहे हैं उसका प्रेशर बहुत कम होना चाहिए। और जैसे जैसे इस वोल्टेज को आप बढ़ाते चले जाएंगे, एक पॉइंट के बाद आप देखेंगे उसमें कि एक सडन ग्लो दिखा। वो ग्लो किसकी वजह से था? क्योंकि एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, और वो जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेंगे। तो क्योंकि, और ये जो नेगेटिव साइड है इसका नाम रखा जाता है कैथोड, और ये जो पॉजिटिव प्लेट होती है ये होती है आपकी एनोड। तो क्योंकि वो नेगेटिव साइड से आ रहे थे, ये जो सारी की सारी रेज थी ये नेगेटिव साइड से आ रही थी, मतलब कैथोड की तरफ से चल रही थी, इसलिए इनका नाम रखा गया कैथोड रेज। और देखिए यार, कोई भी गैस हो, कैथोड रे ट्यूब के अंदर कोई भी गैस हो, बेटा इलेक्ट्रॉन तो सबके सेम होते हैं। चाहे ऑक्सीजन से निकाल लो, नाइट्रोजन से निकाल लो, मीथेन से निकाल लो, अमोनिया से निकाल लो, इलेक्ट्रॉन तो सबका सेम होता है। तो कैथोड रेज क्या थे? सिर्फ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। और क्योंकि हर एक गैस का इलेक्ट्रॉन एक जैसा होता है, तो कैथोड रे किसी भी गैस के एक्सपेरिमेंट में निकलेगी सेम होगी, सेम प्रॉपर्टीज होंगी, और उसके ऊपर सेम चार्ज होगा, सेम मास होगा। तो ई बाय एम रेशियो जो है वो कैथोड रेज का आपका यूनिवर्सली कांस्टेंट होता है। किसी भी गैस के साथ एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। तो ये चीज आपको समझ आ गई? ठीक है, अब दूसरा आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ यहाँ पे, ये हाई वोल्टेज पे एक्चुअली होता क्या है। देखिए, आप ऐसे समझो जैसे, अब तो चलो हमें तो पता ही है कि मॉडल कैसा होता है, सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, अब इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन को अगर मान लीजिए एफ अमाउंट ऑफ फोर्स फील हो रही है न्यूक्लियस की तरफ, और आप चाहते हैं इस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालें, तो उसको वो एफ अमाउंट ऑफ फोर्स को ओवरकम करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट? कुछ एनर्जी दोगे ना उसको, तो वो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन उसको तोड़ के बाहर निकल जाएगा। तो ये एनर्जी हम कैसे सप्लाई करते हैं? देखिए, वर्क क्या होता है आपका? चार्ज इंटू पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रिक वर्क है उसका फॉर्मूला है चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो बेटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो मैं बढ़ा नहीं सकता, वो तो फिक्स है। हाँ, पर ये पोटेंशियल बढ़ा सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पर बहुत हाई वोल्टेज में जनरेट करूंगा, ये जो वर्क है इसकी वैल्यू हाई हो जाएगी। हम लोग सर वर्क का क्या मतलब है? बेटा वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। तो जब बहुत हाई वोल्टेज होगी तो उसमें इतनी हाई एनर्जी की फील्ड वहां पर क्रिएट हो जाएगी कि इस इलेक्ट्रॉन को इतनी हाई एनर्जी मिल जाएगी, ये बोलेगा बाबा टाटा न्यूक्लियस, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद, और ये निकल जाएगा। ठीक है, तो इफ यू वांट टू सप्लाई एनर्जी टू दिस इलेक्ट्रॉन, आप इस तरह से करते हैं, हाई वोल्टेज हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो बस उतनी एनर्जी उसको मिल जाती है, निकल गया बाहर वो। डन। यस, बाकी चीजें आपको बताइए। कैथोड रेज ऑब्वियसली फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हैं, तो चार्ज्ड हैं ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में डिफ्लेक्ट करती हैं, है ना? अदरवाइज नॉर्मली ये स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। और यहाँ पर जो एंड है, इस पे किसकी कोटिंग की होती थी? फॉस्फोर कोटेड एंड। ये जो एंड है ना, फॉस्फोर कोटिंग यहाँ पर की होती थी, ताकि जैसे ही कोई कैथोड रे यहाँ पर स्ट्राइक करे वहां पे, तो वहां पर एक ग्लो आता था, छोटा सा सिंटिलेशन इसको बोलते हैं। तो उससे पता लगता था अरे यार रे यहाँ पर हिट हुई है ना? जब ये नीचे की तरफ मुड़ जाएगी तो यहाँ पर ग्लो आएगा, ऊपर की तरफ मुड़ेगी तो यहाँ ग्लो आएगा। और ये मुड़ेगी क्यों ऊपर नीचे? क्योंकि आप इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगा के उसके पाथ को डेविएट कर रहे हो, डिफ्लेक्ट कर रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी सबसे पहले हुई 1897 में जे थॉमसन ने किया। अब ऐसा नहीं कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट सिर्फ जे थॉमसन ने स्टार्ट किए थे, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट उसके पहले से भी हो रहे थे, पर जे थॉमसन ने उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा अच्छे से रिसर्च किया, और जो कंक्लूजन उसका ये निकला कि यार एटम के अंदर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल तो है, और वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ये निकला। ठीक है, उस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के बाद ये लगा कि यार एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी तो होना चाहिए, या पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि एटम तो ओवरऑल न्यूट्रल होगा। अगर नेगेटिव चीज मिल गई तो कुछ पॉजिटिव भी मिलना चाहिए। तो फिर जे थॉमसन ने अपनी कहानी थी, अपनी थ्योरी थी कि यार है ना, प्लम पुडिंग मॉडल जो था वो वाला। चलिए, तो चलो पहले वो पढ़ने से पहले इसके हम पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, समरी क्या है कैथोड रे टू एक सीआरटी एक्सपेरिमेंट की। अच्छा हाँ, एनोड रेज के बारे में नहीं आपको मैंने बताया, है ना? देखो, जो बेटा अब ये जो एटम है, ठीक है, कोई भी एटम है, उससे एक इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल लेंगे तो पीछे जो रह जाएगा वो क्या चार्ज रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा ना। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का एटम है, इससे मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो बाकी क्या बचेगा? ओ पॉजिटिव। तो बेटे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेगा। और ये जो बाकी का बचा ओ पॉजिटिव, अब आप बोलोगे सर ये एटम तो नहीं होगा ना वो। चलो ठीक है यार, गैस की बात कर लेते हैं, चलो ओ टू पॉजिटिव ले लिया, खुश। कभी ये एन टू पॉजिटिव होगा, कभी ये हीलियम पॉजिटिव होगा, कभी ये एच टू पॉजिटिव होगा, अलग अलग गैसेस आप लोगे।
पर इलेक्ट्रॉन तो सेम निकलेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन तो भागेगा, कैथोड रे बनाएगा। ये जो पॉजिटिव पार्टिकल पीछे रह जाता है, ये जो भागता है, ये किस तरफ भागेगा? ये नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ भागेगा, मतलब कैथोड की तरफ। कहां से? एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ। तो इसके मूवमेंट से बनती है एनोड रेज। तो एनोड रेज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट से बनती है। पर बेटा ऑक्सीजन के केस में जैसे ये O2 पॉजिटिव बन रहा था, नाइट्रोजन के केस में डिफरेंट बनेगा, हीलियम के केस में कुछ और बनेगा। ठीक है, तो ये गैस टू गैस चेंज करता रहेगा। तो एनोड रेज के लिए जो चार्ज अपॉन मास रेशियो है वो सेम नहीं होती, क्योंकि अलग अलग गैस लेने पे जो ये आयन बनेगा उसका मास कुछ और होगा, हो सकता है चार्ज भी उसके ऊपर कुछ और हो, क्योंकि क्या गारंटी कि एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दो इलेक्ट्रॉन भी निकल सकते थे। ठीक है, चलिए। तो कैथोड रेज कहां से स्टार्ट होती है बेटा? कैथोड से एनोड की तरफ चलती हैं। एनोड रेज एनोड से कैथोड की तरफ चलती हैं। ठीक है, नाउ दीज रेज देमसेल्फ आर नॉट विजिबल, बट फिर हमें कैसे पता लगा? जब वो फॉस्फोर कोटेड एंड में जाके स्ट्राइक करती हैं और वहां पर थोड़ा सा ग्लो जनरेट होता है, उससे हमें पता लगता है कि अरे यार कुछ तो गड़बड़ है दया, समझे? तो जो टीवी पुराने वाले जो आते थे ना, बड़े वाले, ठीक है, इस शेप के जो टीवी होते थे, राइट, पुराने जमाने के, बेटा उनमें उसको सीआरटी मॉनिटर क्यों बोलते थे? दैट वाज कैथोड रे ट्यूब। उसके अंदर एक कैथोड रे ट्यूब होती थी। तो टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स आर कैथोड रे ट्यूब्स, पुराने वाले, अब एलईडी वाले, नए वाले, फ्लैट वाले नहीं। ठीक है, एंड टेलीविजन पिक्चर रिजल्ट ड्यू टू फ्लोरेसेंस ऑन द टेलीविजन स्क्रीन। तो कैथोड रे ट्यूब में वो जो रेज स्ट्राइक करती थी, जो फ्लोरेसेंस जनरेट होती थी ना, उसी से आपकी पूरी पिक्चर बनती थी स्क्रीन पे। ऐसी वाली केमिस्ट्री है टीवी की। ओके, नाउ इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये रेज सीधी जाती हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो उसके अकॉर्डिंग वो डेविएट करेगी, वो ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, डिपेंड करता है कि किस तरह से आपने फील्ड को अप्लाई किया हुआ है, राइट। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल। ये कोई भी गैस हो, यूनिवर्सल सेम रहता है इसका E/m रेशियो, जबकि एनोड रेज का E/m रेशियो डिपेंड करता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस E/m रेशियो? कैसे कैलकुलेट करते हैं E/m रेशियो? देखिए, E/m रेशियो बोल दीजिए उसको, या इसको बोल दीजिए स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट मास। ठीक है, तो E/m क्यों बोलते हैं इसको? Q/m भी बोल सकते हैं, हाँ एक ही बात है यार, कोई बात नहीं। देखो, अब अगर मान लीजिए हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, E/m या अल्फा पार्टिकल के लिए। अल्फा पार्टिकल्स आपको पता है ना क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम 2 पॉजिटिव आयंस, राइट। तो एग्जैक्टली अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखा जाए तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो ये जो E/m है, मतलब चार्ज अपॉन मास, क्या मैं ये एब्सोल्यूट चार्ज यहां पर पुट करूंगा? अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी E/m की, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू आप पुट करेंगे, और मास की भी फिर आप एब्सोल्यूट वैल्यू ही पुट करेंगे। ठीक है, अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो। बट अगर मुझे कंपेयर करने हो कि अल्फा का और प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का, इनके आपस में E/m इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे हैं, तो मेरे को फिर एब्सोल्यूट वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को आप E लिख सकते हो। हीलियम अल्फा पार्टिकल पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसको 2E लिख सकते हो आप। क्यों? नॉर्मल इलेक्ट्रॉन पे 1 यूनिट चार्ज होता है, राइट। हीलियम पे, हीलियम 2 पॉजिटिव आयंस पे 2 यूनिट चार्ज है, तो उसको यूनिट में लो। फिर एब्सोल्यूट वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। अभी आपको बताता हूं मैं। ठीक है, पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द एनोड रेज? दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियसली, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है भैया, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट तो होंगी ही होंगी। देन देयर E/m रेशियो डिपेंड्स ऑन द गैस, बिल्कुल डिपेंड करता है, सही बात। E/m रेशियो ऑफ एनोड रेज इज कांस्टेंट, बिल्कुल गलत बात, ऐसा नहीं है, राइट। दे आर प्रोड्यूस बाय आयनाइजेशन ऑफ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब, ये बात भी सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है, तो थर्ड ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन? देखिए, इलेक्ट्रॉन तो डिस्कवर कर लिया जे थॉमसन ने, ठीक है, 1897 में, और 1932 में जाके, मतलब 35 साल के बाद जाके जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। पता है आपको, 35 साल लग गए। इट्स नॉट दैट इजी, तुम तो 1-2 घंटे में पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिवीजन कर लोगे, राइट। तो इतना आसान नहीं था। तो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, उसके बाद बीच में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हुआ, राइट। न्यूट्रॉन सबसे लेट क्यों डिस्कवर हुआ? क्योंकि न्यूट्रल था। चार्ज होता तो कुछ डिफ्लेक्शन से कुछ ना कुछ पता लग जाता, तो न्यूट्रल होने की वजह से उसकी डिस्कवरी सबसे लेट हुई। और उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी? अब मैं इसका पूरा एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बेरिलियम शीट के ऊपर क्या किए थे? अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करवाए थे। तो देखिए, बेरिलियम शीट वाला था,
तो मतलब ये ऑप्शन आउट हो गया, ये वाला ऑप्शन आउट हो गया, ठीक है। तो बेरिलियम वाला या तो सी होगा या फिर डी होगा। अब आपके ये मैच करने चाहिए। ये देखिए जरा ध्यान से, 8 4 बेरिलियम होता है, 9 4 बेरिलियम होता है, ऑब्वियसली बात है 9 4 बेरिलियम होता है, ठीक है। 12 C6 प्लस न्यूट्रॉन, तो ये आपका न्यूट्रॉन था और ये जेम्स चैडविक ने ये किया। तो ऐसा नहीं था कि पहली बार ही उन्होंने बेरिलियम की शीट ली, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड करवाए, उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए, पर इस एक से उनको रिजल्ट सबसे अच्छे मिले, ठीक है। तो जब भी हम पढ़ते हैं ना ये ऐसा किया और उसमें रिजल्ट मिल गया, तो मुझे लगता है यार उसको कैसे पता लगा कि यही करना था। उसने बहुत कुछ किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, पर जिस एक्सपेरिमेंट में फिर वो सक्सेसफुल हुआ, रिजल्ट निकला, उसको हम पढ़ते हैं, राइट। पता है तुम भी कर देखो कितने सारे एफर्ट करते हो, कुछ भी करना हो, कुछ नई चीज सीखनी हो, तो कितना बार करते हो, करते करते फिर जाके परफेक्शन आती है, फिर तुम बताते हो अरे ये ऐसे करना है ना। तो तुम्हें कर करके समझ आया ना वो ऐसे करना है, राइट। चलिए, अब जैसे ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अरेंजमेंट ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ ई बाय एम। तो हमारे पास कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे देखिए, हमारे पास न्यूट्रॉन है, हमारे पास अल्फा पार्टिकल है, हमारे पास प्रोटॉन है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। तो इनका ई बाय एम करना है, चलिए करते हैं। तो ये मेरे पास 4 कैंडिडेट हैं, ई बाय एम करना है। तो बेटा इनका चार्ज और मास, ओके, लेते हैं रेशो। न्यूट्रॉन पे तो चार्ज कितना होता है, 0, तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज, हटाओ ये तो 0 हो गया मामला, ठीक है। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना है, अब इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1 यूनिट मानते हैं, अल्फा पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको 2 यूनिट मान लो, 2। और मास, अब अल्फा इज एक्चुअली हीलियम 2 पॉजिटिव। बेटा हीलियम में नॉर्मली होता क्या है, हीलियम में क्या क्या होता है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, है ना, 4He2, ये होता है ना, ठीक है। तो बेटे 2 इलेक्ट्रॉन तो आपने निकाल दिए, तो बचे 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन। बेटा एक प्रोटॉन का जो मास है ना, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पता है आपको ये। और मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1839 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में न्यूट्रॉन हल्का सा थोड़ा ज्यादा भारी होता है, बट अगर आप अप्रोक्सीमेशन ले लो और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को बराबर मान लो, तो बच्चे ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन को अगर मैं 4 प्रोटॉन ही मान लूं, अप्रोक्सीमेशन 4 प्रोटॉन, तो अगर इलेक्ट्रॉन के मास को मैं 1 मानता हूं रेफरेंस के लिए, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को भी 1 ले लिया मैंने और उसके मास को भी 1, क्या उसको m ले लो, चलो इलेक्ट्रॉन के मास को मैंने m ले लिया, तो बेटा अल्फा पे मास कितना होगा, एक प्रोटॉन 1836 गुना भारी होता है। तो अगर मैं 4 प्रोटॉन मान रहा हूँ, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन को मिला के, तो वो 4 इंटू 1836 m हो जाएंगे, राइट। और प्रोटॉन पे बात करें मैं, अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की बात करते हैं, तो प्रोटॉन पे तो यूनिट 1 होता है चार्ज, है ना, और मास हो जाएगा उसका 1836 m। बस आपको ऐसे कंपेयर करना था। तो न्यूट्रॉन सबसे पीछे आ जाएगा, वो तो 0 है ना, तो न्यूट्रॉन सबसे पीछे आएगा, ये 2 ऑप्शन आउट होगी। और सबसे आगे किसका आएगा, सबसे हल्का कौन सा, इलेक्ट्रॉन सबसे आगे जाएगा, तो ये, तो न्यूट्रॉन उसके बाद अल्फा फिर प्रोटॉन फिर इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे आपको कंपेयर करना है जब ई बाय एम रेशो, ठीक है। तो कंपैरिजन के लिए आपको रिलेटिव वैल्यू लेनी है। जब एब्सोल्यूट कोई पूछ रहा हो, तब फिर आपको चार्ज की जगह पूरा एक एब्सोल्यूट चार्ज लिखना है, कूलम में, मास में, प्रॉपर किलोग्राम में मास की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब जे थॉमसन ने पता क्या मेजर किया था, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन तो डिस्कवर कर लिया था और उन्होंने सिर्फ उसका ई बाय एम वैल्यू मेजर की थी। मतलब जे थॉमसन को ये नहीं पता था कि उसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है या मास क्या है, उनको सिर्फ रेशियो पता थी। जैसे आपको बोला जाए कि एक्स डिवाइड बाय वाई इज इक्वल टू 4, अब आपको नहीं पता कि एक्स क्या है इसमें से और वाई क्या है इसमें से, राइट, कुछ भी हो सकता है ना। एक्स को मैं 4 ले लूँ, वाई को 1 ले लूँ, एक्स को 8 ले लूँ, वाई को 2 ले लूँ, कुछ भी हो सकता है ये। बट मेरे को इतना पता है कि रेशियो उनकी 4 आती है। तो वही चीज जे थॉमसन को पता था कि ई बाय एम, चार्ज अपॉन मास की रेशियो इलेक्ट्रॉन की इतनी है, वो उनको पता थी। पर चार्ज की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, मास की क्या है, वो उनको पता नहीं थी। तो उसका मतलब तक हमारे को चार्ज और मास का डाटा नहीं था हमारे पास, ठीक है, सॉरी नॉट डाटा, डेटा, यस। तो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इन्होंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मेजर किया ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। तो पहले आपको ई बाय एम वैल्यू पता थी, अब मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू निकाल ली ई, तो फिर मास भी निकल जाएगा क्योंकि ई बाय एम आपको पता है।
है ना, तो मास आपका निकल गया। तो मिलिगन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बाद ही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल पाया था। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें क्या किया था, देखिए ये यहाँ पर ऊपर एक प्लेट थी, ठीक है, जिसमें बीच में एक हल्का सा होल किया हुआ था। अब ये तो क्रॉस सेक्शन है, ये मान लीजिए यहाँ पर एक प्लेट है, ओके, इसमें बीच में एक हल्का सा होल उन्होंने छोड़ा हुआ है, राइट। और फाइन, अब नाई की दुकान पे जाते हो तो नाई मतलब पहले क्या करता है, बाल गीले करता है ना, स्प्रे करता है धीरे धीरे, वो वाला मतलब वैसा वाला एक स्प्रेयर ले लो, उसको एटमाइजर बोलते हैं। एटमाइजर क्या करता है, यहाँ हमारे पास एक ऑयल है, ऑयल को छोटे छोटे ड्रॉप्स में ब्रेक करके स्प्रे करता है, तो उसको एटमाइजर बोलते हैं। तो इसने वो ऑयल स्प्रे किया यहाँ पे, वो जो छोटा सा होल था वहां से एक एक ही ड्रॉप एट अ टाइम नीचे जा पाएगा, इतना छोटा वो होल रखा हुआ था एक, ठीक है, नीचे जा रहा है। और यहां पर ये जो खाली रीजन है, यहां पर हम एक्स रेज डाल रहे हैं, एक्स रेज आर हाई एनर्जी रेज। उनका नाम एक्सरे क्यों रखा था, क्योंकि किसको पता ही नहीं था उनके नेचर के बारे में ये क्या है, तो एक्स इज लाइक अननोन, तो उनका एक्सरे नाम रखा गया था। यहां से एक्सरे डालने से क्या हुआ, एक्सरे इतनी हाई एनर्जी वाली होती है कि नॉर्मल जो एयर के प्रेजेंट पार्टिकल्स हैं, एयर के पार्टिकल मतलब एटम मॉलिक्यूल, उनको जब एक्सरे पड़ती है तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देती है। तो वो एयर में से इलेक्ट्रॉन निकाल रही होगी, और ये ऑयल का ड्रॉप गिर रहा है, तो आसपास जो इलेक्ट्रॉन निकले हुए थे, मे भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चिपक गए, तो ऑयल ड्रॉप के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब इसने क्या किया, नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज डाल दिया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रख दी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दी, नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव और ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव। तो क्या हुआ, अब क्योंकि जो ड्रॉप गिर रहा था उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, क्यों, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन उसके साथ चिपक गए थे, तो वो नेगेटिवली चार्ज ड्रॉप था, और नीचे भी नेगेटिव प्लेट है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन आ रही है, पर ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रहा है वो। तो इस ऑयल ड्रॉप पे ग्रेविटी बोलती है भैया नीचे चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बोलती है बेटा ऊपर चलो। तो मिलिकन जो था वो बड़ा शाना आदमी था, बहुत होशियार था, उसने क्या किया, उसने यहाँ से माइक्रोस्कोप से देख रहा है, अच्छा अभी भी गिर रहा है, तो उसने कहा चलो नीचे वाली रिपल्सिव फोर्स को थोड़ा बढ़ाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी बढ़ाई, तो उसने ऐसे ऐसे करके बढ़ाते बढ़ाते एक पॉइंट पे सेट कर दिया, जब वो ऑयल ड्रॉप हवा में फ्लोट करने लग गया, मतलब जितना ग्रेविटी की वजह से नीचे को फोर्स लग रही है उतनी ही उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन भी लग रही है। तो जिस टाइम वो ऑयल ड्रॉप हवा में फ्लोट करने लग गए, उस टाइम इसने बोला कि भैया इस टाइम पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगी, इक्वेशन लिखी, दोनों को इक्वेट किया, कुछ और एक्सपेरिमेंट करे 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 करे, फाइनली उसने इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज था वो निकाल दिया। तो ऐसे हुआ था, समझे। तो आपको भी शाना बनना है, ठीक है, कैसे बनेंगे, मेहनत करके, ठीक है, चलो। अब नेक्स्ट ये कहानी आई थिंक आप लोगों को आती है, आइसोटोप वगैरह ये क्या क्या होते हैं। तो आइसोटोप दे रहा है एटम ऑफ सेम एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट मास नंबर, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फर्क होता है ना, C12 C14, एलिमेंट वही है, प्रोटॉन भी उतने ही हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उतने हैं तो प्रोटॉन भी उतने ही होंगे बैलेंस करने के लिए चार्ज को, न्यूट्रॉन्स बदल जाते हैं। तो दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि एलिमेंट तो वही है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वही है, और प्रॉपर्टी जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करती है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। रेट ऑफ लाइटर आइसोटोप ग्रेटर देन रेट ऑफ हैवी आइसोटोप, मतलब किसी भी रिएक्शन में जो हल्के वाला आइसोटोप है वो जल्दी रिएक्ट करता है, जो भारी वाला आइसोटोप है वो थोड़ा स्लो होता है, तो ये भी एक आइसोटोपिक इफेक्ट इसको बोलते हैं। आइसोटोप्स आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हो, थर्मल डिफ्यूजन के थ्रू कर सकते हो, गैसेस डिफ्यूजन मेथड के थ्रू कर सकते हो, जस्ट मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, बट आपको ये दो एटलीस्ट पता हो तो काफी है, ठीक है, राइट। और जो सबसे हैवी आइसोटोप होता है वो जनरली रेडियो एक्टिव होता है, जैसे C14 है, O18 है, ये रेडियो एक्टिव है। चलिए नेक्स्ट कहानी, आइसोबार आइसोटोन वगैरह ये सारे सारे महाशय क्या क्या हैं। आइसोबार क्या है भैया, डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं, जिनका ऑब्वियस सी बात है यार, एलिमेंट डिफरेंट है तो एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा, पर मास नंबर सेम होता है उनका, मास नंबर उनका सेम होता है पर एटॉमिक नंबर उनका डिफरेंट होता है। तो दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है भैया, एलिमेंट अलग अलग हैं, तो प्रोटॉन तो अलग अलग होंगे और न्यूट्रॉन भी अलग अलग होंगे, पर दोनों का सम जो होगा वो बराबर होगा, है ना? तो P+N जो है वो दोनों में सेम है, राइट। जैसे ये देखिए 3 एग्जांपल है यहाँ पे, तो दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि एलिमेंट ही अलग अलग है तो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज तो होंगी, और फिजिकल प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू मास आर सेम। जैसे ये है 40 आर्गन 18, 40 पोटेशियम 19, 40 कैल्शियम 20, तो तीनों में 40 40 40 मास नंबर सेम है, जबकि एटॉमिक नंबर वेरी कर रहा है। देन आइसोटोन्स, आइसोटोन, न्यूट्रॉन, दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोइलेक्ट्रॉनिक, दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
Isosters, they have same number of atoms as well as same number of electrons. मतलब जैसे इस स्पीशीज में 3 एटम है तो इसमें भी 3 होंगे, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 15 ही होंगे, उनको आपस में आइसोस्टर बोलते हैं. आइसोमॉर्फ्स, वी हैव सेम क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर, जैसे कि FeSO4.7H2O है ना आपका ग्रीन विट्रियोल, एंड CuSO4.5H2O. ठीक है, तो दे हैव सिमिलर क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर. ओके. आइसोडाइफर्स, they are having same isotopic number or they have same n minus z or a minus 2z वैल्यू. ठीक है, मतलब न्यूट्रॉन माइनस एटॉमिक नंबर या a माइनस 2z, ये दोनों वैल्यू आपकी सेम होती हैं. दैट्स इट. ये है आइसोडायफर. या तो मास नंबर माइनस 2 टाइम्स एटॉमिक नंबर सेम होगा, या ऐसे बोल दीजिए कि न्यूट्रॉन माइनस एटॉमिक नंबर प्रोटॉन मतलब सेम होगा. देन कम्स थॉमसन एटॉमिक मॉडल. तो मैंने कहा ना कि थॉमसन ने बोला कि यार इलेक्ट्रॉन अगर है एटम के अंदर में तो यार नेगेटिव चार्ज पार्टिकल तो कुछ पॉजिटिव भी होना चाहिए. तो क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल मिल नहीं पाया था तब तक कोई, तो उसको तरबूज का याद आया. ठीक है, इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं. तो तरबूज खाओगे? चलो खाते हैं. देखो, तो वाटरमेलन मॉडल में यहाँ पर क्या हुआ, उसने बोला कि यार नेगेटिव चार्ज जो है ना वो ऐसे समझ लो, ये जो तरबूज में है ना जो सीड्स होते हैं उसके, दे आर लाइक इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी का जो रेड रेड है ना वो पूरा पॉजिटिव चार्ज है. मतलब पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं, जैसे चॉको चिप्स वाले बिस्किट्स में चॉकलेट चिप्स एम्बेडेड होते हैं बीच में, राइट. तो ये, पर थॉमसन का मॉडल उस टाइम पे किसी ने अपोज नहीं किया, बिकॉज नोबडी हैड अ बेटर, है ना, कि तो कोई बोले ना यार ऐसा नहीं होता, थॉमसन वाले, हाँ तू बता दे, बता भाई, हाँ तू तू बता, तू बता दे क्या होगा अभी, तेरे को तरबूज नहीं खाना है तो, राइट. तो साइंस ऐसे चलती है. यू गिव अ थ्योरी, नोबडी कैन अपोज, नोबडी कैन प्रूव इट रॉन्ग, तो यू आर राइट. ठीक है, जस्ट बिकॉज नोबडी कुड प्रूव यू रॉन्ग, इसलिए यू आर राइट. हाँ, थोड़ी बहुत आपको कुछ ना कुछ तो ज्ञान देना पड़ेगा, कुछ रिसर्च पेपर, कुछ एक्सपेरिमेंट करे मैंने, ये वाला सारी कहानी. ठीक है, ऐसा नहीं तरबूज खा के आगे और, ठीक है, थ्योरी बना के. तो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल में ये था, मास जो है वो यूनिफॉर्मली फैला हुआ पूरे एटम में, जो बाद में गलत प्रूव हो गया था. मॉडल एक्सप्लेन द न्यूट्रलिटी ऑफ एटम. तो इसने न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ यार नेगेटिव चार्ज भी था और पॉजिटिव भी था और मामला न्यूट्रल है, तो इसने वो वाले मुद्दे पे इसने वोट ले लिए. तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल वाज कंप्लीटली रिजेक्टेड. बाद में तो ऑब्वियसली बात है, रदरफोर्ड ने बेटर मॉडल बता दिया था. पर थॉमसन के मॉडल में एक प्रॉपर ये भी थी प्रॉब्लम, इट वाज अ स्टैटिक मॉडल. स्टैटिक का मतलब इट डजंट टॉक अबाउट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन बस फंसे हुए हैं ऐसे, भाई साहब वो चल फिर नहीं रहे, कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे क्या वो. इट डजंट टॉक अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. स्टैटिक मॉडल था, ना एनर्जी के बारे में बात करता है, ना स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है, ना मूवमेंट के बारे में बात करता है. नहीं, इट्स स्टैटिक स्टैटिक मॉडल. तो दैट वाज अ वेरी बिग ड्रॉबैक. ठीक है, तो फाइनली थॉमसन जी को 1906 में नोबेल प्राइज मिला गया. अब आपको लगेगा कि ये क्या मजाक चल रहा है भैया, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करे थे और बहुत खतरनाक चीज़, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस के थ्रू, CRT एक्सपेरिमेंट के थ्रू. चलिए, ठीक है, तो थॉमसन का कहानी डन होगी. अब ये जो जे जे थॉमसन थे, इनके स्टूडेंट रहे थे रदरफोर्ड. तो रदरफोर्ड एक्चुअली जे जे थॉमसन के मॉडल को ही सच साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर रहे थे, क्योंकि थॉमसन ने बोला ऐसा होता है, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल. पर एक्सपेरिमेंटल कोई डेटा तो था नहीं उसको प्रूव करने के लिए. तो उसको प्रूव करने के लिए रदरफोर्ड ने और मास्टर ने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया. उसमें उन्होंने ये सोचा था कि यार अगर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है और इसके ऊपर हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल फेंकते हैं, बम्बार्ड करवाते हैं, तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है तो सब जगह थोड़ा 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 पॉजिटिव सब जगह होगा. तो जो रे यहाँ से जाएगी, जो यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, कहीं से भी जाएगी, हर एक रे को, पॉजिटिव चार्ज रे को बराबर रिपल्शन मिलेगी, क्योंकि थ्रू आउट पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म है. तो इस रे में जो डिफ्लेक्शन आएगी, इस रे में जो डिफ्लेक्शन आएगी, सभी रेज में लगभग सेम डिफ्लेक्शन आएगी, और वो 1.5 से 2 डिग्री के आसपास की होगी. ये उनका मानना था. सोचा था उन्होंने कैसा होगा कि मैक्सिमम 1.5 या 2 डिग्री का डिफ्लेक्शन आएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली फैला हुआ है. तो दैट मीन्स कि बड़ा कम डेंसिटी है उसकी. तो रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, तो कहाँ है हमारा हाँ एक्सपेरिमेंट आ गया अभी. तो रदरफोर्ड, मैंने कहा ना कि बोर का स्टूडेंट था. तो रदरफोर्ड ने उसके पहले ऑलरेडी क्या कर रखा था, कि बच्चों को ये दिमाग में आता है, सर रदरफोर्ड को कैसे पता लगा अल्फा पार्टिकल फेंकने थे, है ना, ये अल्फा पार्टिकल पिक्चर में कहाँ से आ गए. देखिए, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल दैट द मास ऑफ एटम इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम. हम्म, 1 सेकेंड.
ये मामला गलत है। ये थॉमसन का ही वाला आई थिंक स्लाइड रिपीट हो गया है, हटाओ उसको। ठीक है, यस नेक्स्ट पे आते हैं। उसमें ये क्या चल रहा है, देखिए तो हम रदरफोर्ड की थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाते हैं कि रदरफोर्ड जनाब उससे पहले क्या रिसर्च कर रहे थे, उनके पास क्या क्या ज्ञान था उनको। तो विलियम रॉन्जन जो थे, उन्होंने 1895 में ये बताया कि भैया व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक अ मटेरियल इन द कैथोड रे ट्यूब दे प्रोड्यूस रेज व्हिच कैन कॉज फ्लोरेसेंस इन द फ्लोरेसेंट मटेरियल प्लेस्ड आउटसाइड द कैथोड रे ट्यूब। इसका मतलब क्या है, मतलब जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन कैथोड वाले इलेक्ट्रोड पे टकराए तो ऐसी रेज निकली और वो रेज निकल गई, ट्यूब से बाहर निकल गई, ट्यूब से बाहर निकल गई और ट्यूब से बाहर रखे एक फ्लोरिसेंट मटेरियल में फ्लोरिसेंस उसने जनरेट करवा दी। ठीक है, सिंस ही डिड नॉट नो द नेचर ऑफ द रेडिएशन तो इनका नाम पड़ा एक्सरेज, जो आज तक चला हुआ है। तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब एक मेटेलिक टारगेट से टकराते हैं तब एक्सरे जनरेट होती हैं। तो ये नोटिस किया गया कि भैया ये एक्सरे तब प्रोड्यूस होती हैं जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द डेंस मेटल एनोड, जिसको टारगेट बोला जाता है ना, जब इलेक्ट्रॉन एक मेटल टारगेट से स्ट्राइक करता है तब एक्सरे जनरेट होती हैं। दीज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो कोई चार्ज इनके ऊपर नहीं है। ठीक है, दे हैव अ वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर दो द मैटर एंड दैट इज द रीजन थ्रू द मैटर दैट द रीजन दीज आर यूज्ड टू स्टडी द इंटीरियर। एक्सरे करवाया होगा, हड्डी उड्डी तोड़ी होगी तुमने अपनी कुछ उछल कूद करते हुए, तो करवाया होगा एक्सरे, है ना, करवाया हो तो पता लगा होगा फिर। ठीक है, तो दे कैन पेनिट्रेट, राइट, काफी डीप तक पेनिट्रेट कर देती हैं। तो दैट इज द क्वालिटी। नाउ हेनरी बिक्वेरल ने क्या स्टडी कर रहे थे, रेडिए एक्टिविटी, मतलब रेडिएशन जो एमिट करते कुछ एलिमेंट होते हैं ना, वो ऐसे 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 ही रेडिएशन छोड़ रहे होते हैं बिना बात के, मतलब फ्री फंड में। तो रेडियो एक्टिविटी जो है अल्फा रेज बीटा रेज गामा रेज का जो एमिशन था उसको हेनरी बेक्वेरल ने ऑब्जर्व किया और उन्होंने वो रेडियो एक्टिविटी नाम दिया। ठीक है, तो इस फील्ड को फर्दर किन्होंने एस्टेब्लिश किया, मैरी क्यूरी, पेरी क्यूरी, रदरफोर्ड एंड फ्रेडरिक सॉडी। हमें इंटरेस्ट है रदरफोर्ड में, तो मतलब यहां से एक कहानी ज्ञात होती है कि रदरफोर्ड वाज ऑलरेडी वेल वर्स्ड। ठीक है, उनको अच्छा खासा नॉलेज था कि अल्फा बीटा गामा रेज की क्या प्रॉपर्टीज हैं, कौन एलिमेंट इनको छोड़ते हैं। तो इसलिए वो आगे उन्होंने अल्फा रेज क्यों यूज की, बिकॉज ही न्यू इनकी प्रॉपर्टीज अल्फा की भी बीटा की भी गामा की भी। तो बीटा क्यों नहीं करी, गामा क्यों नहीं करी, क्योंकि उनको पता था मेरे एक्सपेरिमेंट में जो मुझे चाहिए वो अल्फा रेज ही मेरे को प्रोवाइड कर पाएंगी, उस तरह का सेटअप। ओके, तो रदरफोर्ड फाउंड दैट अल्फा रेज कंसिस्ट ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल्स कैरिंग 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो हमें पता है हीलियम 2 पॉजिटिव आयंस होते हैं, नथिंग एल्स। और पेनिट्रेटिंग पावर की बात की जाए तो भैया अल्फा रे सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर होती है अल्फा पार्टिकल्स, उससे 100 गुना ज्यादा होते हैं बीटा और उससे 1000 गुना ज्यादा होते हैं गामा। ठीक है, तो अल्फा की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम है, बीटा उससे 100 गुना ज्यादा है और गामा उससे 1000 टाइम्स ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर रखते हैं। तो ये देखिए, ये आगे हमारे पास एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड ने किया था। देखो, तो ये आपके पास रेडियो एक्टिव मटीरियल यहाँ पे रखा हुआ छोटा सा होल है जहां से अल्फा रेज निकल रही हैं, और ये थिन गोल्ड फॉइल। अब आपने बोला सर गोल्ड इतना महंगा था उनको, मतलब लगा नहीं यार इतना महंगी चीज है, तो गोल्ड सबसे ज्यादा मेलेबल है। और रदरफोर्ड क्या चाहता था कि सिंगल एटम थिक लेयर मिले, मतलब मतलब जो फॉइल है ना मेटल की, ऐसा नहीं उन्होंने डायरेक्टली गोल्ड से स्टार्ट किया, उन्होंने बहुत सारे मेटल्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया। पर उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि यार देखो, अगर मल्टीपल एटम की लेयर्स हुई, अगर इस तरह का हुआ, ये तो मैंने चलो 3 ही लिए हैं, ठीक है, 3 से बहुत ज़्यादा होती है नॉर्मली, तो पतली, काफ़ी पतली फॉइल में भी। तो यहाँ से अल्फा रेज आएंगी, ये क्या होगा, पहले एटम में डिफ्लेक्ट हुई, फिर दूसरे में हुई, फिर तीसरे में हुई। तो हो सकता है कि पहले से ऊपर को डिफ्लेक्ट हुई, दूसरे से नीचे को हुई, तीसरे से ऊपर को हुई। जितनी ज़्यादा एटम की लेयर्स होंगी उतना ही आपके एक्सपेरिमेंट में एरर आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वो चाहते थे कि इतना पतला हम मेटल शीट को कर दें कि वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिंगल लेयर तक आ जाए। वैसे उतना पॉसिबल तो हुआ होता नहीं है, पर फिर भी वो चाहते थे कि पतले से पतला कर सकें। तो गोल्ड की मेलेबिलिटी सबसे हाई होती है, इसलिए मैंने गोल्ड को यूज़ किया। और दूसरा, गोल्ड एक नोबल मेटल है, उसके ऊपर कोई ऑक्साइड की लेयर नहीं बनती, तो उसकी फालतू में उसकी थिकनेस चेंज हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। नोबल मेटल है और हाई एटॉमिक नंबर भी है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ज़्यादा है ना। तो ये अल्फा रे आई, बाकी की कहानी आपको पता ही है। उन्होंने सोचा था कि ऐसे निकलेंगे, हाइपोथेसिस उनका ये था, पर निकली ऐसे, कोई सीधी नहीं, मैक्सिमम सीधी निकल गई। बहुत कम थी जो डिफ्लेक्ट हुई और बहुत ही ज्यादा कम थी जो भैया जैसे गई थी वैसे वापस आ गई उल्टे पांव। ठीक है, और इसके चारों तरफ एक ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी, जिसपे टकराने पे, कि अल्फा रे जब टकराई तो वहां पे थोड़ा सा स्पार्क ग्लो जनरेट होता था।
उससे उनको पता लगा कि कौन सी रे डिफ्लेक्ट हुई है। तो अंधेरे कमरे में बैठे हुए थे वो, रियलिटी में बता रहा हूँ, पिच डार्क रूम था, और कई दिनों तक जो इतने सारे स्टूडेंट वहां बिठाए हुए थे कि बेटा अंधेरे में बैठ के प्रैक्टिस करो, वो तुम्हें छोटे छोटे स्पार्क दिखने चाहिए, क्योंकि अगर सीधी गई रे तो स्पार्क यहाँ आया है। द मोमेंट स्पार्क इस पॉइंट से कहीं और आया तो मतलब पता लगा उससे कि अरे यहाँ है स्पार्क, मतलब डिफ्लेक्शन हुआ है। तो स्पार्क कहाँ कहाँ आए, मतलब छोटे छोटे ग्लो बोलूंगा, स्पार्क भी नहीं बोलूंगा, छोटे छोटे ग्लो कहाँ कहाँ आए, उससे उनको पता लगा कि कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, मतलब काफी ज्यादा कैलकुलेशन थी, इतना सिंपल नहीं था। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास अनडिफ्लेक्टेड, बहुत कम डिफ्लेक्ट हुए। और ये एनसीईआरटी की लाइन है, 1 in 20,000 बाउंस बैक, 20,000 में से एक पार्टिकल बिल्कुल वापस ही चला गया, सीधा वापस चला गया, राइट। तो रदरफोर्ड ने फिर फाइनली अपनी कहानी दी कि भैया पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली नहीं फैला हुआ, सेंटर में है, जिसको न्यूक्लियस नाम दिया गया। तो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम इसको बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ घूम रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं बोलता कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये ऐसे बैठे रहे दोनों, तो न्यूक्लियस उसको खींच लेगा अपने पास, बात खत्म, इलेक्ट्रॉन घुस जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, राइट। जैसे अर्थ है, अर्थ सन से अट्रैक्ट तो हो रही है, पर सन में घुस नहीं रही है, क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्शन उसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो अट्रैक्शन। ठीक है, तो वही उसने यहाँ पर भी फंडा दिया कि ये इलेक्ट्रॉन जो है रेस्ट पे नहीं है, ये न्यूक्लियस के राउंड चक्कर काट रहा है, क्योंकि उसकी जो बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो उसको गोल 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 घुमा रही है, तो रिवॉल्व कर रहा है वो। बट उसका ड्रॉबैक क्या आ गया, तो ड्रॉबैक के बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने फाइनली ये बोला कि भैया जो न्यूक्लियस है वो इतना छोटा है कि अगर आप न्यूक्लियस को 1 मानते हैं, उसके रेडियस को, तो एटम का रेडियस 10⁵ होगा, मतलब 10⁵ टाइम, 1,00,000 गुना बड़ा है एटम न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस इतना छोटा है, ठीक है। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर रेडियस में 10⁵ का डिफरेंस है तो वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, 10⁻15 का हो जाएगा, राइट। अब ये समस्या रदरफोर्ड के सामने ये आई कि भाई साहब पहली बात ये बताइए, ठीक है, क्या बताइए, अच्छा ये क्वेश्चन हमारे पास, ड्रॉबैक है हमारे पास इसके, नहीं ड्रॉबैक हमें यही डिस्कस कर लेने हैं। देखो, तो रदरफोर्ड ने एक प्रॉब्लम उनके सामने आई कि यार इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल जब भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, और सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगा, है ना, वेलोसिटी वेक्टर लगातार चेंज हो रहा है, टेंजेंशियल, तो वेलोसिटी वेक्टर लगातार चेंज हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन है। तो एक चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेटेड होता है तो वो एनर्जी लूज करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऐसा बोलती है। तो इलेक्ट्रॉन अगर लगातार एनर्जी लूज ही करता जाएगा तो वो बेचारा तो थक जाएगा, थक जाएगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उसके ऊपर हावी हो जाएगी, और करते 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 वो स्पाइरल मोशन लेके गिर जाएगा न्यूक्लियस में। ठीक है, ऐसा नहीं होता, न्यूक्लियर कोलैप्स इसको बोलते हैं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? ठीक है, सेकेंडली, इलेक्ट्रॉन भाई साहब गोल गोल चक्कर काट रहा है, किस रेडियस पे काट रहा है, किस स्पीड से काट रहा है, एनर्जी क्या है उसकी, उसके बारे में कुछ बताइए, बताया नहीं उन्होंने। अगर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स हुए एटम में, इस मैक्सिमम हाइड्रोजन को छोड़ के सब में मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सेम रेडियस पे चक्कर काट रहे होंगे या अलग अलग रेडियस पे होंगे, उनकी वेलोसिटी अलग अलग होंगी या सेम होंगी, एनर्जी सेम होगी, डिफरेंट होगी, स्टेबिलिटी, उसके बारे में उन्होंने कुछ बोला नहीं, स्पेक्ट्रम के बारे में बोला नहीं, है ना। तो यहां तक रदरफोर्ड का मॉडल हमें ले आया। चलिए, तो आपको पता लगा ना कि अल्फा रे क्यों यूज की, पॉजिटिव चार्ज रेज चाहिए थी जो डिफ्लेक्ट हो सके, नेगेटिव नहीं चाहिए थी, ओके। इसे बीटा रेज यूज नहीं करी, गामा वैसे गामा के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता। When a gold sheet is bombarded by a beam of alpha particles, only a few of them get deflected while most go straight because मैक्सिमम एरिया खाली है भाई साहब, मैक्सिमम वॉल्यूम खाली है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज सफिशिएंट, नहीं इनसफिशिएंट, बकवास। न्यूक्लियस हैज अ मच स्मॉलर वॉल्यूम देन दैट ऑफ एटम पार्ट, सही है। The force of repulsion acting on the fast moving alpha particle is very small. नहीं, the neutrons don't have an effect, नहीं। न्यूक्लियस हैज अ मच स्मॉलर वॉल्यूम देन दैट ऑफ एन एटम, बाकी सारे एरिया खाली है, और न्यूक्लियस पे ही है सारा पॉजिटिव चार्ज, जो न्यूक्लियस के आसपास से गुजरेगा वही डिफ्लेक्ट होगा, बाकी डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ठीक है ना। तो आपको टॉपिक मैंने बता दिए। अब कहानी पे आ जाते हैं हमारे प्यारे क्वांटम थ्योरी एंड डुअल नेचर ऑफ मैटर पे। हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए, तो अब रदरफोर्ड जनाब के जो ड्रॉबैक थे, आपको पता है कि जो बोहर था वो भी ही वॉज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट मैं बोलूंगा, हाँ ठीक है, इंटर्नशिप कुछ की होगी, रदरफोर्ड और थॉमसन दोनों के पास। तो नील बोहर को
थॉमसन ने जो रिसर्च की उसका भी अच्छा आइडिया था, रदरफोर्ड ने जो रिसर्च करी थी उसका भी अच्छा आइडिया था। एंड उस समय क्वांटम थ्योरी नई नई आई थी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्वांटम थ्योरी, इन दोनों को पूरा मिला के स्टडी करके फिर नील बोहर ने अपना मॉडल दिया, जो कि काफी ज्यादा बड़ी डेवलपमेंट थी प्रीवियस मॉडल्स की कंपैरिजन में, जिसके ऊपर हम सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी करते हैं अल्टीमेटली। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड क्वांटम थ्योरी, देखिए तो दो डेवलपमेंट है, प्लेड अ मेजर रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, बोहर मॉडल बनाने में पहला है डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो पार्टिकल भी है और वो वेव भी है, हमने पढ़ा हुआ है, राइट। And experimental result like atomic spectra, regarding atomic spectra which can be explained only by assuming quantized energy levels, ठीक है, जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी थी वो। तो एक डुअल नेचर ऑफ मैटर और एक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इन दोनों को इस्तेमाल करके नील बोहर ने अपना मॉडल प्रपोज किया। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या बोलती है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, देखिए चलो इसके बारे में बात करते हैं, पहले ये कहानी देख लेते हैं। अब जैसे डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस की बात करें, बट नॉर्मली हम सोचते हैं ना कि लाइट वेव है, ऐसे 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 चलती है, हाँ हम सोचते हैं ऐसा। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जो दो फिनोमिना है, डिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ अ वेव अराउंड एन ऑब्स्टिकल, एंड इंटरफेरेंस इज जब दो वेव्स इंटरेक्ट करती हैं तो या तो सेम फेज में होती हैं, इन फेज होती हैं तो ऐड हो जाती हैं, आउट ऑफ फेज होती है थोड़ी तो उतना सबट्रैक्ट हो जाती हैं, राइट। तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस वेव ही शो कर सकती हैं, मतलब ये फिनोमेना वेव नेचर से ही हो सकता है। पार्टिकल नहीं डिफ्रेक्ट करते या पार्टिकल नहीं आपस में इंटरफेरेंस करते हैं, क्योंकि दो पार्टिकल टकराएंगे और जीरो हो जाए ऐसा नहीं हो सकता, तो दो वेव्स टकराएं और जीरो हो जाए हो सकता है, ठीक है, ओके। तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस सिर्फ वेव ही शो कर सकती हैं। नाउ देन देयर वर सम एक्सपेरिमेंट जो वेव नेचर से एक्सप्लेन ही नहीं हुए। वेव नेचर को या वेव थ्योरी को क्लासिकल थ्योरी भी बोल देते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोल दीजिए। तो क्लासिकल जो फिजिक्स थी वो फेल हो गई इन चार कंडीशन में। पहला, नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्लासिकल फिजिक्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बदलने से हीट कैपेसिटी कैसे बदल रही है सॉलिड्स की, वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया। और लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, ये एक्सप्लेन। ये चार फिनोमेना थे जहां क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई। तो प्लैंक ने कहा कि भाई साहब देखिए ऐसा है, नॉर्मल डे टू डे वर्ल्ड में आप जो नॉर्मल मैकेनिक्स लगाते हो, यू इज इक्वल टू क्या था, एस इज यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी इज यू प्लस एटी एंड ऑल, वो सारे जो फॉर्मुला लगाते हैं वो आपके क्लासिकल फिजिक्स है। तो बोलते डे टू डे लाइफ में क्लासिकल फिजिक्स चलती है, पर माइक्रोस्कोपी लेवल पे क्लासिकल फिजिक्स नहीं चलेगी, हमें एक नई मैकेनिक्स चाहिए, ठीक है। तो वो प्लैंक ने कहा कि क्वांटम मैकेनिक्स। तो उनका कि जो लाइट आप जो समझ रहे हो, जो देख रहे हो, ये कॉन्टिन्यूस आ रही है लाइट, है ना, ये मेरे को सामने से आ रही है लाइट, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। बोला ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और वो इतना फास्ट मूव कर रहे हैं कि आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप बता नहीं सकते कि पार्टिकल्स हैं, पर दे आर पार्टिकल्स, वेरी फास्ट मूविंग पार्टिकल्स, और ईच पार्टिकल इज कॉल्ड क्वांटा, ठीक है। अब जो रेड लाइट है क्या उसका क्वांटा, और ग्रीन लाइट और ब्लू लाइट तीनों के क्वांटा सेम होंगे? नहीं। उसने बोला एनर्जी ऑफ एनी रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। और फिर बोला उसने E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है ना, कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, सो E इज इक्वल टू एच न्यू वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट। तो मतलब रेड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे है उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और है, ब्लू का कुछ और है, येलो का कुछ और है, इन सबके क्वांटा अलग अलग होंगे, सबके एनर्जी जो पैकेट होंगे वो अलग अलग अमाउंट के होंगे, हाँ बिल्कुल। जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसका एनर्जी पैकेट ज्यादा एनर्जी का होगा, ठीक है। तो सबके पैकेट अलग अलग हैं। तो लाइट के जो स्मॉलेस्ट पैकेट होता है उसको फोटोन बोलते हैं, ओके। लाइट का जो स्मॉलेस्ट पैकेट है दैट इज कॉल्ड फोटोन। तो किसी भी सोर्स से जो रेज आ रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आ रही हैं, जो भी है, ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं। तो एक फोटोन की एनर्जी अगर एच न्यू है तो एन की कितनी होगी, एन एच न्यू। तो जो भी एनर्जी आ रही होती है किसी भी सोर्स से, इट इज एन टाइम्स एच न्यू, एन फोटॉन्स की एनर्जी होती है वो बेसिकली। नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। तो बस 5 मिनट इसके बारे में बात करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फिर अगले लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या बच्चे, आइडियल नॉर्मली आप ये समझिए, देखिए जब भी ऐसे ये एग्जांपल है, मेटल रॉड है, गर्म करना स्टार्ट किया आपने, ठीक है, मान लीजिए अंधेरा कमरा है बिल्कुल डार्क,
और मेटल रॉड को आप हीट कर रहे हो, शुरुआत में थोड़ा ग्लो करेगा यार, वो शुरुआत में ग्लो नहीं करता ना। यस, धीरे धीरे गर्म करते जाते हो, गर्म करते जाते हो, तो धीरे 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 ये ग्लो इसका क्या होता है, रेडिश, धीरे धीरे ऑरेंजिश, है ना, फिर तो और जाके मतलब व्हाइट हॉट जैसा होने लग जाता ना ये। तो आपका जो ये विबग्योर है बेटा, मिनिमम एनर्जी कहाँ किसकी होती है, रेड की, मैक्सिमम एनर्जी होती है वायलेट की। तो जब आप हीट करते हैं, है ना, ये जो हॉट बॉडी है वो एनर्जी छोड़ भी रही होती है। जिस लोहे के पीस को, रॉड को आप गर्म कर रहे हो, ये एनर्जी ले रहा है और एनर्जी एमिट भी कर रहा है, उसके आप आसपास आप हाथ रखोगे तो आपको हीट फील होगी। तो ये जो एनर्जी छोड़ रहा है, एमिट कर रहा है, ये क्या हमेशा सेम होगी, नहीं। जब आपने शुरुआत में इसको हीट कर रहे थे तो इसके पास एनर्जी कम थी, तो ये थोड़ा कम फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन छोड़ रहा था, जो विजिबल रीजन में नहीं थी, इसलिए आपको स्टार्टिंग में इसका कोई कलर नहीं दिखाई देता जब तक रेड हॉट नहीं हो। तो शुरुआत में क्या था, ये इंफ्रारेड रीजन में है, और हीट करते जाओगे तब जाके ये इतना गर्म हो जाएगा कि ये जो रेडिएशन छोड़ रहा है अब वो विजिबल रीजन में आना स्टार्ट हुई है। और विजिबल रीजन में एंट्री जो होती है वो होती है रेड की तरफ से, इसे सबसे पहले वो रेड हॉट होता है, फिर धीरे 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 ऑरेंज करते 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 वो वायलेट की तरफ, मतलब वो फिर व्हाइटिश सा हो जाता है, बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर पे, उतना हम नॉर्मली पहुंचते नहीं होते, वो मेल्ट हो जाता है बेचारा वो। ठीक है, तो ये कहानी है। ठीक है, और तो ये जो गर्म ऑब्जेक्ट है ये अलग अलग रेडिएशन छोड़ रहा है, ऐसा नहीं कि ये इंफ्रारेड नहीं छोड़ रहा, जो आपको उसकी गर्मी फील हो रही है वो इंफ्रारेड की वजह से फील हो रही है। तो ये इंफ्रारेड भी एमिट कर रहा होगा, एक पॉइंट के बाद ये विजिबल भी एमिट करेगा, यूवी भी बहुत हाइट अगर एनर्जी इसकी चली जाए तो यूवी भी थोड़ी बहुत एमिट कर सकता है। तो व्हेन द सॉलिड्स आर हीटेड दे एमिट रेडिएशन, भांति भांति की, मतलब ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ, छोटी वेवलेंथ, बड़ी वेवलेंथ, बहुत बड़ी वेवलेंथ, राइट। फॉर एग्जाम्पल व्हेन एन आयरन रॉड इज हीटेड इट फर्स्ट टर्न्स टू डल रेड, जब एंटर करता है विजिबल में, एंड देन प्रोग्रेसिव बिकम्स मोर एंड मोर रेड। ठीक है, दिस इज हीटेड फर्दर, रेडिएशन एमिटेड बिकम्स व्हाइट एंड देन बिकम्स ब्लू एज द टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई। वही आपको जो मैंने समझाया है विबग्योर वाला फंडा। ठीक है, तो ये कहानी समझ आई। तो बेटा आइडियल, तो ये क्या हो रहा है, ये एनर्जी आप इसको हीट कर रहे हो तो एनर्जी ले भी रहा है तो साथ में छोड़ भी रहा है, दोनों काम कर रहा है, ले भी रहा है और छोड़ भी रहा है। तो एक ब्लैक बॉडी किसको कहा जाता है बेटा, एक आइडियल ब्लैक बॉडी वो होती है जो अपने पे गिरने वाली सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करती है और सारी रेडिएशन को फिर एमिट भी करती है। तो आइडियल ब्लैक बॉडी क्या होता है, विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स ऑल फ्रीक्वेंसीज, अपने पे गिरने वाली सारी फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब भी करती है और एमिट भी करती है, दैट्स कॉल्ड अ ब्लैक बॉडी। ठीक है, और उससे निकलने वाली रेडिएशन को कहा जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो ग्राफ था कुछ ऐसा है, देखिए ये देखिए, ये स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या है अभी तुम इसकी चिंता नहीं करो। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी के साथ है, देखो ये 3000 केल्विन पे, ये 4000 पे, ये 5000 पे, ये 6000 पे। तो ये एक्चुअल ग्राफ थे जो एक्सपेरिमेंट में रियल में आए थे, ये वो ग्राफ है। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, लो टेम्परेचर जब 3000 केल्विन पे हो तो जो हाईएस्ट जो पीक है ग्राफ का वो इस फ्रीक्वेंसी का है, मतलब इस फ्रीक्वेंसी की सबसे ज्यादा रेडिएशन छोड़ रहा है वो। ऐसा नहीं कि इससे कम वाली नहीं छोड़ रहा, हाँ वो भी छोड़ रहा है पर वो थोड़ी कम है, इससे हाई फ्रीक्वेंसी वाली थोड़ी कम है। मैक्सिमम जो रेडिएशन वो एमिट कर रहा है वो इस फ्रीक्वेंसी की कर रहा है। जब आपने उसको 4000 केल्विन पे ले आए, अब जो वो मैक्सिमम रेडिएशन छोड़ रहा है, मैक्सिमम रेडिएशन वो इस वैल्यू वाली है। ऐसा है क्या उससे भी हायर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन छोड़ रहा हूं, हाँ छोड़ रहा है ना, उससे हाई वाली भी छोड़ रहा है पर वो थोड़े कम अमाउंट में छोड़ रहा है। ठीक है, और हाई टेम्परेचर पे लेके तो इस तरह का था ये ग्राफ। फाइन, इनकेंडेसेंट बल्ब थे ना, जो पुराने वाले बल्ब होते थे, हम यूज नहीं करते, क्यों, वो क्या करते थे ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी खा रहे हैं और इंफ्रारेड एनर्जी निकाल रहे हैं। भैया तुम बल्ब लगाते हो रोशनी के लिए या गर्मी के लिए, वो क्या करते थे, मेजोरिटी ऑफ एनर्जी को वो इंफ्रारेड में कन्वर्ट करते थे। तो रूम में गर्म, धीरे धीरे गर्म होगा, लाइट कम होगी, तो इसलिए वो बेकार थे, एफिशिएंसी उनकी बहुत कम थी। तो इसलिए धीरे धीरे फिर हम CFL पे आए, फिर LED पे आए, है ना। तो वो चीज़, तो वो ये चीज़ एक्सप्लेन करती है वो चीज़। फाइन, क्लासिकल फिजिक्स क्यों फेल हुई, क्लासिकल फिजिक्स ने कुछ ऐसा ग्राफ प्रपोज किया था, ग्राफ ऐसा आएगा बेटा, ये ग्राफ ना इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये ग्राफ इन्फिनिटी पे जा रहा है का मतलब क्या है कि इनफाइनाइट एनर्जी है बॉडी के पास। यार इनफाइनाइट एनर्जी थोड़ा ना होगी यार बॉडी के पास। क्लासिकल फिजिक्स को ऐसे समझ सकते हो तुम, क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग एवरी बॉडी
एवरी बॉडी जिसका 0 केल्विन से हायर टेम्परेचर है, इट शुड एमिट इन विजिबल रीजन। वो विजिबल रीजन में उसको रेडिएशन एमिट करना चाहिए, मतलब इट शुड ग्लो देन। तो साला अंधेरा ही नहीं होना चाहिए। हर एक चीज को 0 केल्विन से ऊपर, मतलब एवरी सिंगल थिंग इन द यूनिवर्स शुड एमिट रेडिएशन इन द विजिबल रीजन। दैट मीन्स एवरीथिंग शुड ग्लो। अंधेरा होगा ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा फेलियर था ये, ठीक है। इसको यूवी कैटास्ट्रॉफी नाम दिया गया था, ये जो उन्होंने किया था ये, ठीक है, कहानी। तो क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई, बिल्कुल अच्छे से बेइज्जती करवा के फेल हो गई, राइट। तो ये कहानी है। तो प्लैंक्स की जो क्वांटम थ्योरी है थी, उसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कर दिया बड़े मस्त तरीके से। कुछ ऑसिलेशन वगैरह उसने बड़े अच्छे अच्छे फंडे दिए थे, पर उसने एक्सप्लेन कर दिया। लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, सभी कंडीशन में उसने एक्सप्लेन कर दिया। क्लासिकल जो थी ना, वो थोड़ा लो पे तो चल रही थी, पर थोड़ा हाई पे जाके फेल हो जा रही थी, राइट। चलिए, तो सिंपल तो क्वेश्चन है, इसको कर लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, है ना। ये पता ना 1 किलोवाट रेडियो ट्रांसमीटर इतनी फ्रीक्वेंसी पे अभी है, कितने फोटोन। देखो, 1 वाट का मतलब होता है 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है। 1 किलोवाट का मतलब है 1000 वाट। 1000 वाट का मतलब है कि 1000 जूल हर सेकेंड वो रिलीज कर रहा है। 1000 जूल एनर्जी हर सेकेंड। तो मान लीजिए एन फोटोन छोड़ रहा है वो, कि वो जो 1000 जूल निकले हैं वो किस में फॉर्म में निकले होंगे, फोटॉन्स की फॉर्म में निकले होंगे। तो एन फोटॉन्स की एनर्जी 1000 जूल चाहिए। तो बेटा एन फोटॉन्स की एनर्जी एन इंटू एच न्यू इज इक्वल 1000 जूल। तो एन इंटू एच सी डिवाइड बाय लैम्डा, या चलो सी बाय लैम्डा भी क्यों करना है, हमारे को फ्रीक्वेंसी तो दी है 880 हर्ट्स, है ना। हर्ट्स मतलब पर सेकेंड। बस एच की वैल्यू पुट करो तो एन निकल जाएगा तुम्हारा 1000 जूल। डन, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। तब तक के लिए पढ़िए इसको, अच्छा मजेदार चैप्टर है, एंड धीरे धीरे, है ना, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिकॉज वी हैव सफिशिएंट टाइम। तो बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंटेंट मैं पहले से लिख लेता हूँ, ताकि आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने वाला पार्ट यहाँ पर रहे, ताकि लेक्चर उतना लंबा ना हो, पर एक्चुअली जो कवर हम करें वो रियलिटी में लंबा है। काफी कवर किया इसमें हमने। ओके, चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सब्सक्राइब करवा देना अपने दोस्तों से भी, एंड डू स्प्रेड द वर्ड अबाउट कैनवस क्लासेस, बिकॉज यू गाइज, यू एंड ओनली यू आर गोइंग टू हेल्प अस ग्रो, और हेल्प मी ग्रो, बिकॉज आई एम द ओनली वन डूइंग ऑल दिस फॉर नाउ, ठीक है। अभी चीज़ें थोड़ी शुरुआत में है, बट यस, आप लोगों का सपोर्ट बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इट्स नॉट द मार्केटिंग दैट विल हेल्प कैनवस क्लासेस ग्रो, इट इज़ द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट, द सिंसेरिटी एंड द ट्रस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।